करेंगे कि 7 जहां आएगा संविधान संशोधन में 7, तो 7 भाषा, बस इतना याद कर लेंगे, 7 भाषा, यानी भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होता है। बेरोबारी और खुलना जैसे जगहों को भारत से मजबूरन पाकिस्तान को दे देना पड़ता है। तो जब जमीन दिया जा रहा था तो कहेंगे ना नो, नो मतलब नौ, आपको याद हो जाएगा। और नो कब बोलेंगे? जब हम भारत जमीन देगा पाकिस्तान को तब। तो इसे हम लोग क्या कर लेंगे? याद कर लेंगे कि 9 में क्या था। अच्छा, इसको याद कैसे करेंगे? दादर नागर 10वें संविधान संशोधन में क्या है, तो कैसे याद करेंगे? तो इसको हम लोग याद कर सकते हैं। कैसे इसको याद करेंगे कि जो हवेली होती है, हवेली में ही क्या होते हैं? दास लोग रहते हैं। तो 10वां याद आ जाएगा कि 10वें संविधान संशोधन, यानी दास कहाँ रहते हैं? तो हवेलियों में होते थे। दास कहाँ होते थे? हवेलियों में। तो हवेली में कौन होता था? दास। यानी हवेली से याद आ जाएगा दादर नागर हवेली। 12 से याद करेंगे, बार बार जाने का मन करता है। कहां पे? तो कहेंगे गोवा में। यानी बार बार जाने का मन करता है कहां? तो कहेंगे गोवा में। यही हमारा ट्रिक है कि बार बार जाने का मन करता है तो कहेंगे कहां? गोवा में। अच्छा, गोवा में जब गए तो बगलिया में दमन और दीव से मिल लिए, दमन और दीव से मिल लिए। जब बगल में है राज्य था कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, यानी मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, प्रियम्बर, प्रस्तावना, ये सारी चीजें हमने पिछले क्लासों में कवर कर लिया था। इस क्लास में हम लोग देखेंगे जो इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, यानी संविधान संशोधन, लगभग 20 अप्रॉक्स संविधान संशोधन हम लोग क्रम से कि उसमें क्या प्रोविजंस किए गए हैं, ये सब याद करने का प्रयास करते हैं। तो देखेंगे कि संविधान संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि उस समय उस माहौल के अकॉर्डिंग संविधान बनाया गया था। उस वहां का माहौल कुछ और था उस समय। अब क्या हुआ कि अब जो है धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ रही है, या मतलब किसी भी चीज का जो है विस्तार अब काफी ज्यादा हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है या कुछ भी, तो उसमें ये कुछ चीजें अड़चने आती हैं। तो संविधान संसद को यह अधिकार दिया गया है कि संविधान में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन उसके मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता। जैसा कि आप लोग केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में जो 1973 में हुआ था वाद, उसमें ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने माना है। अच्छा, संविधान संशोधन में जैसे EWS करके आरक्षण दिया गया लोगों को, तो ये भी एक क्या था? संविधान संशोधन की आवश्यकता थी। अब देखेंगे इसमें एक चीज हम कि ये जो संविधान संशोधन पहला कब हुआ, इसके बारे में पूरा डिटेल, क्या कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पूरा याद करने से और ट्रिक, अब जहां जरूरत पड़ेगी ट्रिक से भी याद करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं इसमें, मान लीजिए पहला अगर देखेंगे तो जो पहला संविधान संशोधन था ये होता है 1951 में, 1951 में, यानी 1951 में पहला अमेंडमेंट एक्ट होता है। और इसमें क्या क्या चीजें करी जाती है, तो इसमें कुछ दुविधाएं थी जो स्वतंत्रता और समानता को लेकर, उसको क्लियर किया गया। उसके बाद जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी मौलिक अधिकार के रूप में, संपत्ति, वाक एवं अभिव्यक्ति की, कि लोग ज्यादा मतलब किसी गवर्नमेंट के खिलाफ या देश की एकता अखंडता को विघटित करने वाली चीजों को बोल दिया करते थे, उस पर प्रतिबंध लगाया गया। यानी वाक एवं अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध, ये मौलिक अधिकार का भाग था, इसमें कुछ प्रतिबंध लगा दिए। और साथ में 9वीं अनुसूची में संशोधन की। इसमें 9वीं अनुसूची में संशोधन किए। 9वीं अनुसूची में है क्या? उसमें है जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। क्या है? जमींदारी प्रथा का उन्मूलन है। यानी क्या किया गया? जमींदारी प्रथा को खत्म कर दिया गया। और एक चीज और किया गया था इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, कि आपके जो संपत्ति का अधिकार था, हालांकि वो बाद में 44वें संविधान संशोधन 1978 में हटा, पहले संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार था। यानी आपकी संपत्ति को
आपके संपत्ति को गवर्नमेंट क्या कर सकती है, अधिग्रहण कर सकती है, संपत्ति अधिग्रहण अधिग्रहण कर सकती है। अच्छा क्यों करेगी ये, लोकहित के लिए। किसके लिए, लोकहित के लिए, लोकहित यानी अगर जो है नीति निर्देशक सिद्धांतों में यानी लोकहित के लिए गवर्नमेंट कानून बनाती है तो उसमें ऐसी चीजें पड़े, आपकी संपत्ति का अधिग्रहण लोकहित में गवर्नमेंट कर सकती है। बस ऊपर वाला भले ना याद रखिए, ये याद रखिए पहला संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। क्योंकि 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और इसको जोड़ने से जमींदारी प्रथा का अंत होता है और सरकार जो है आपकी संपत्ति का अधिग्रहण लोकहित में कर सकती है। और आप क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, यानी आप कोर्ट का दरवाजा इसके लिए नहीं खटखटा सकते। क्यों, क्योंकि ये संविधान में संशोधन किया गया। अच्छा मान लीजिए रोड बन रहा है, अभी आपका जमीन चला जाता है तो उसके लिए सरकार भले मुआवजा देती है लेकिन आप उसके खिलाफ जो है कोर्ट में नहीं जा सकते क्योंकि वो लोकहित के लिए कार्य किया जा रहा है। ये चीज हमें समझ में आ गई। दूसरा देखेंगे हम लोग कि दूसरा संविधान संशोधन जब होता है तो दूसरा उस समय होता है 1952 में। 1952 में दूसरा संविधान संशोधन होता है तो उस समय 1951 का जनगणना हो चुका था, जनगणना हो चुका था, यानी दूसरे में 1951 का जनगणना हो चुका था। अब इसमें जनगणना होने से क्या हुआ कि जो परिसीमन था, परिसीमन का मतलब समझते हैं, जो लोकसभा सीटें या विधानसभा सीटें वहां की जनसंख्या के हिसाब से बांटी जाती, इतने जनसंख्या पर एक सीट रहेगी, उसी को परिसीमन कहते हैं। तो यहाँ 1951 का जनगणना हो चुका था तो उसी के आधार पर लोकसभा सीटों का क्या हुआ, लोकसभा सीटें, लोकसभा क्षेत्र का बंटवारा हुआ। क्या हुआ, लोकसभा क्षेत्र का बंटवारा होता है किसमें, दूसरा संविधान संशोधन 1952 में जो होता है उसमें लोकसभा सीटों का बंटवारा होता है। किस आधार पर, 1951 के जनगणना के आधार पर। यह चीज हमारा क्लियर हो गया। तीसरा देखने का प्रयास करेंगे। तीसरे में क्या, तीसरे संविधान संशोधन में क्या होता है कि इसमें जो है राज्य पशु जो है खाद्यान्न, राज्य जो है खाद्यान्न, राज्य खाद्यान्न, पशुओं के लिए चारा, पशु चारा, कपास, जूट, इन सारी चीजों को क्या कर सकता है, ऐसे चीजें की जा रही है। यानी चूंकि ये किस क्षेत्र का विषय, पहले किस सूची का, तो ये है समवर्ती सूची का। समवर्ती सूची का मतलब क्या होता है, इस पे राज्य भी कानून बना सकता है और केंद्र भी कानून बना सकता है। ये समवर्ती सूची का, इसमें संशोधन किया गया और कहा गया कि पशु चारा हुआ, कपास हुआ, जूट हुआ, इन सबको अगर सरकार लोकहित में चाहे तो अपना नियंत्रण स्थापित कर सकता है। यानी इस पे सरकार का नियंत्रण हो सकता है, सरकार का नियंत्रण हो सकता है, यानी सरकार अपना नियंत्रण इस पर स्थापित कर सकती है। अब आगे देखेंगे हमारा चौथा क्या है। चौथे संविधान संशोधन में आखिर क्या कहा गया, इसमें प्रावधान किया गया चौथे में कि वही जो हम बताए ना, संपत्ति, पहले में संपत्ति का क्या कर सकता है, अधिग्रहण लोकहित में कर सकता है। यानी वही है जो संपत्ति का अधिकार था उसको मतलब डायरेक्ट चैलेंज दिया गया और संपत्ति का अधिग्रहण इसमें भी किया गया, अधिग्रहण इसमें भी किया गया लोकहित के लिए। ये पहले जैसा है एकदम, लोकहित के लिए संपत्ति का अधिग्रहण क्यों किया गया, लोकहित के लिए। और इस पे आप किसी सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज नहीं कर सकते कि हमारा संपत्ति ले लिया गया, क्योंकि वह जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के खिलाफ जाएगा, लोकहित के खिलाफ जाएगा। ये हो गया चौथा। अच्छा पांचवा देखेंगे तो जो पांचवा संविधान संशोधन था इसमें क्या व्यवस्था किया गया कि राष्ट्रपति को ये पावर दी गई,
राष्ट्रपति को ये पावर दी गई, क्यों कि वो अगर राज्य का जो है कोई और नया राज्य बनाना चाहते हैं या फिर उस राज्य के नाम में परिवर्तन करना चाहते हैं या नया राज्य बनाना चाहते हैं, तो राज्य क्या करे, राज्य जो विधानमंडल है वो क्या करेगा कि उसको एक नियत टाइम दिया गया, जो विधानमंडल है उसको एक नियत टाइम दे, कौन दे, राष्ट्रपति, कि अगर हम आपके राज्य का नाम बदलना चाहते हैं या आपकी सीमाओं को बदलना चाहते हैं तो आप हमको इतने समय के अंदर क्या करिए, इतने समय के अंदर अपनी अनुमति स्वीकृति प्रदान करिए। ये प्रोविजन किया गया 5वें में कि राष्ट्रपति को यह पावर दिया गया कि वह राज्य के विधानमंडलों को जो के लिए एक निश्चित समय सीमा जो है बांधे, जिससे वो क्या कर सके, अपनी स्वीकृति दे सके और जो है ये राज्य की सीमाएं बढ़ाई जा सके या फिर संशोधन किया जा सके। ये हो गया 5वां। अब देखेंगे 6वें संविधान। देखा जब 6वां संविधान संशोधन हुआ था, इसमें क्या प्रोविजंस थे कि जो अनुसूची 7वां है, अनुसूची 7 में है 3 सूचियां, समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची। तो जो संघ सूची था, संघ सूची, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया गया और परिवर्तन करके यह संघ को पावर दिया गया कि आप जो अंतरराज्यीय बिक्री कर होता है, यानी राज्यों के अंदर जो बिक्री कर, वो चूंकि राज्य लेता है, लेकिन कुछ वस्तुओं पर केंद्र को यह अधिकार दिया गया कि बिक्री कर वो ले सकते हैं, कुछ वस्तुओं पे, सारे वस्तुओं पे नहीं, कुछ वस्तुओं पर केंद्र क्या कर सकता है, ले सकता है बिक्री कर। 6वें अनुसूची में 6वें संविधान संशोधन में ये प्रोविजन किया गया। अच्छा, अब देखते हैं 7वें में। 7वां संविधान संशोधन जब होता है तो 7वें संविधान संशोधन में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाता है। भाषा के आधार पर जो है राज्यों का गठन किया जाता है, यानी भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाता है। और सबसे पहला भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य था आंध्र प्रदेश। और यह कब बना था, 1953 में, 1953 में आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य था जो भाषा के आधार पर गठित हुआ पहला राज्य था। उसके बाद अच्छा, इसमें एक और चीज किया गया कि इसी में केंद्र शासित प्रदेश और राज्य बनाना शुरू हुआ, यानी राज्य बनना और केंद्र, क्योंकि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हुआ तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यहीं से बनने लगे। तो 7वें संविधान संशोधन में यही कहा गया। इसको याद ऐसे करेंगे कि 7 जहां आएगा संविधान संशोधन में 7, तो 7 भाषा, बस इतना याद कर लेंगे, 7 भाषा, यानी भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होता है। अच्छा, 8वें में देखेंगे। 8वें में, तो 8वें में ऊपर वाला मान लेते हैं SC और नीचे वाला ST, 8वें को, और अगर दोनों को मिलाए तो यहां एंग्लो इंडियन समझते हैं, जो जिसके पिता अंग्रेज रहे हो, जिसकी माता भारतीय रही हो, उसका जो संतान होता है उसको एंग्लो इंडियन कहा जाता है। तो 8वें में क्या है, SC ST जो है, यानी शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स, यानी जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, और कौन है, एंग्लो इंडियन। हालांकि इनको जो है अब हटा दिया गया, एंग्लो इंडियन। इनको क्या किया गया, इनका जो आरक्षण था, इनका आरक्षण 1970 तक बढ़ा दिया गया, 1970 तक इनका आरक्षण बढ़ा दिया गया कि आप जो है लोकसभा में, विधानसभाओं में आप लोग क्या कर सकते हैं, अपना सीट रिकवर कर सकते हैं। इतना कब तक, 1970 तक। यानी 8 में, ऐसे 8 में 2 खाने होते हैं, एक SC का एक ST का, और दोनों जहां मिला होता है वहां एंग्लो इंडियन, ऐसे करके याद कर लेंगे। 7 में क्या था, भाषा, 7 भाषाएं, यानी भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, ये चीज हो गया। अच्छा, अब 9वां देखेंगे।
नौवां संविधान संशोधन क्यों हुआ? तो नौवां को पढ़ेंगे नो, मतलब अगर आपका कोई जमीन ले, कोई राज्य ले, हमारे भारत का कोई राज्य या कोई जगह ले, तो आप कहेंगे नो। तो इससे याद कर लेंगे कि नो में क्या है, कोई जमीन लेने वाला है। तो कौन, एक संधि होती है 1958 में पाकिस्तान से एक संधि होती है और उसको भारत का बेरूबारी खुलना यानी 1958 में एक संधि होती है पाकिस्तान से और उसके अंतर्गत जो है बेरूबारी और खुलना जैसे जगहों को भारत से मजबूरन पाकिस्तान को दे देना पड़ता है। तो जब जमीन दिया जा रहा था तो कहेंगे ना नो, नो मतलब नौ, आपको याद हो जाएगा। और नो कब बोलेंगे, जब हम भारत जमीन देगा पाकिस्तान को तब। तो इससे हम लोग क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे कि 9वें में क्या था। अच्छा, अब देखेंगे 10वां। तो जो 10वां संविधान संशोधन था, 10वां में दादरा नागर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। दादर नागर हवेली को क्या किया गया, यूटी का दर्जा दिया गया। यूटी मतलब यूनियन टेरिटरीज का दर्जा दिया गया। अच्छा, इसको याद कैसे करेंगे, दादर नागर 10वें संविधान संशोधन में क्या है, तो कैसे याद करेंगे? तो इसको हम लोग याद कर सकते हैं। कैसे इसको याद करेंगे कि जो हवेली होती है, हवेली में ही क्या होते हैं, दास लोग रहते हैं। तो 10वां याद आ जाएगा कि 10वें संविधान संशोधन यानी दास कहाँ रहते हैं, तो हवेलियों में होते थे। दास कहाँ होते थे, हवेलियों में। तो हवेली में कौन होता था, दास, यानी हवेली से याद आ जाएगा दादर नागर हवेली। और 10वें में था यानी दास से याद आ जाएगा कि 10वां संविधान संशोधन था। ठीक, ये चीज हमें क्लियर हो गया, यानी 10 संविधान संशोधन हमने याद कर लिए। अब 11वें संविधान संशोधन की तरफ अब देखेंगे 11वां संविधान संशोधन। अच्छा, इसमें क्या प्रोविजन किया गया, तो इसमें उपराष्ट्रपति का यानी उपराष्ट्रपति जो थे, उपराष्ट्रपति का जब चुनाव होता तो उसमें चुनाव में कुछ बाध्यताएं आ जाती थी। उस बाध्यता को खत्म करने का प्रयास किया गया। मतलब है उपराष्ट्रपति का जो चुनाव था, इसमें एक सदन को आना था, एक सदन को आना था। तो 11 में पूछेगा तो ऐसे 11 को एक लिखते हैं, तो एक सदन को मतलब मिलके संयुक्त बैठक हुई। तो 2 ही सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। तो दोनों का क्या बैठक हुआ, यहाँ एक सदन का बैठक होता है, यानी दोनों सदन ना संयुक्त अधिवेशन होता है और इसमें उपराष्ट्रपति को चुना जाता है। यानी पहले कोई ऐसा बाध्यता नहीं था, एक ही सदन राज्यसभा ही चुन सकता था, लेकिन फिर बाद में एक सदन, दोनों मतलब दो तो हुए, दोनों सदन मिलकर क्या करेंगे, उपराष्ट्रपति को चुनेंगे। हाँ, अगर सदन के कुछ सदस्य नहीं आ रहे हैं तो इस आधार पर कि नहीं उपराष्ट्रपति को नहीं चुना जाएगा, आप चैलेंज नहीं कर सकते। तो एक सदन मिलकर ऐसे करेंगे। याद कैसे करेंगे, एक सदन मिलकर क्या करेंगे, उपराष्ट्रपति को चुनेंगे। यानी संयुक्त अधिवेशन होगा जो है लोकसभा राज्यसभा का, तब ये चुना जाएगा कौन सा पद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का पद। अच्छा, ये हो गया। 12वें में देखेंगे तो गोवा के बारे में सुने होंगे, राज्य है, बहुत सुंदर सा छोटा सा है। तो गोवा है और उसी के बगल में हमारा दमन और दीव है। तो जो गोवा है वहां बार बार जाने का मन कर रहा है, बार जाने का मन, क्योंकि बहुत खूबसूरत जगह है, समुद्र का किनारा, बीच है। तो गोवा में बहुत खूबसूरत जगह है। तो 12 से याद करेंगे, बार जाने का मन करता है, कहां पे, तो कहेंगे गोवा में। यानी बार जाने का मन करता है कहां, तो कहेंगे गोवा में। यही हमारा ट्रिक है कि बार जाने का मन करता है तो कहेंगे कहां, गोवा में। अच्छा, गोवा में जब गए तो बगलिया में दमन और दीव से मिल लिए, दमन और दीव से मिल लिए। जब बगल में है राज्य, ये भी समुद्र के किनारा है, तो यहां भी घूम लिए, यहां भी। यानी इन राज्यों को क्या,
राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। यानी इन राज्यों को राज्य का दर्जा, गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया। क्यावें संविधान संशोधन में? 12वें। तो बार बार गोवा गए, इसीलिए गोवा को राज्य का दर्जा दे दिया गया। हमको इजिली याद हो गया, जहां बार बार आएगा वहां गोवा का जिक्र होगा। 13वें में देखेंगे तो 13वें में किसी की जमीन है तो कहेंगे, जो जमीन को अंग्रेजी में लैंड बोलते हैं, तो कहेंगे तेरा जो लैंड है वो मतलब कोई और ले लिया। तेरा जो लैंड है यानी तेरी जो जमीन है वो किसी और ने ले लिया। तो 13 से 13 जो है क्या है? लैंड यानी जमीन है। तो तेरी जो जमीन है किसी ने ले लिया। तो जमीन को क्या कर दिया? किसी ने ले लिया। तो किस राज्य के नाम में जो है लैंड शब्द छिपा हुआ है? तो हम लोग कहेंगे नागालैंड। जो नागालैंड राज्य है इसी में लैंड यानी जमीन छिपी हुई है। देखिए, तो तेरा जो है लैंड यानी तेरी जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया। तो तेरा जब याद आएगा तो उसी में जमीन की याद आएगी, और वह जमीन जो है किस शब्द में, किस राज्य में छुपा है? तो नागालैंड में। तो ये चीज हमें इजिली याद हो जाएगी कि 13वें संविधान संशोधन में किस राज्य को राज्य का दर्जा दिया गया। फिर 14 देखेंगे। 14 संविधान संशोधन जब होता है तो 14वां, इसको याद कैसे करेंगे? तो क्या करेंगे, ये 14 को पढ़ते हैं 14। 14 को पढ़ते हैं 14। अच्छा, 14 टीन मतलब जानते हैं? टीनजर यानी इसको कहते हैं युवक, युवती। क्या कहते हैं? युवती। जो किशोरावस्था में लड़कियां होती हैं उनको क्या कहा जाता है? टीनजर यानी टीन। तो 14 यानी 4 युवती थी, 4 लड़कियां थी कॉलेज की। वो क्या खा रही थी? चेरी। क्या खा रही थी? चेरी। चेरी एक फल होता है। 4 लड़कियां कॉलेज की युवतियां वो क्या खा रही थी? तो चेरी खा रही थी। तो हमको इतना याद रखना है, 14 को पढ़ेंगे हम लोग अंग्रेजी में 14 यानी 14, 4 लड़कियां खा रही थी चेरी। तो इससे याद आ जाएगा पौंडीचेरी। पौंडीचेरी, इसमें पौंडीचेरी को यूटी का दर्जा यानी केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। तो हमको ये चीज इजिली याद आ जाएगा। अब देखते हैं 15वां, इसमें क्या है। तो 15वें संविधान संशोधन में क्या प्रोविजन किए गए हैं, हम इसको देखने का प्रयास करते हैं। 15वां जो संविधान संशोधन है इसमें, अच्छा हमको याद होगा कि जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, आप लोग हमें बताएं किसको याद है अंतरराष्ट्रीय, कमेंट करिएगा। न्यायालय में कितने जो है जज होते हैं? तो जिसको पता होगा वो जानता होगा कि 15 जज होते हैं। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं? तो कहेंगे 15 जज होते हैं। और 15 से याद आएगा, तुरंत देखेंगे 15, तो 15 जज थे। बस हमको इतना याद करना है कि 15 जस्टिस थे यानी जज थे। तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में, अच्छा इसमें प्रोविजन क्या किया गया 15वें संविधान संशोधन में? तो जो जज थे इनकी जो कार्य अवधि थी, इनकी अवधि जो थी पहले कितना था? 60 साल। कितना था? 60 साल। उसको बढ़ा के कर दिया गया कितना? 62 साल। 62 साल। जो जज होते हैं उनकी जो कार्यावधि थी पहले 60 साल और बढ़ा के बाद में कर दिया गया 62 साल। तो 15वें में क्या है? 15 जज याद आएंगे